नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्ट्रेटजी वगैरह कैसी थी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का निवासी हूँ। जी। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर विद्यालय हाथरस से कंप्लीट की है। उसके पश्चात आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया है मैंने, क्वेश्चन इंजीनियर नेवल आर्किटेक्चर। इसलिए आपका इंटरव्यू कौन सा है और मीडियम क्या है? इंटरव्यू मेरा पहला है। अच्छा, और मीडियम? मेंस का मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है और इंटरव्यू का हिंदी है। अच्छा, हिंदी मतलब इंटरव्यू आपने हिंदी मीडियम में दिया है। ओके, तो सर जैसे आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं, किस तरह का सवाल, मतलब किस तरह के सवाल से आपकी शुरुआत होती है? हाँ, ड्राफ्ट बेस्ड था। उसमें मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पहला सवाल क्या था जी। बट उन्होंने मेरे कोई बात नहीं, जो आपके दिमाग में आ रहा है रिकॉल कर। और हॉबी से रिलेटेड पूछा था। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? बांसुरी बजाना है। अच्छा, बांसुरी बजाना। तो क्या किसी से बांसुरी वादक का नाम वगैरह रहा होगा कुछ? बांसुरी वादक का नहीं, उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पूछे थे कि क्या टेक्निकलिटी होती है बांसुरी में, कैसे बजती है, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इस टाइप का। अच्छा अच्छा। इस सब के अलावा और कुछ रैंडम कोई सवाल या फिर कोई सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल, कोई ऑप्शनल से सवाल? ऑप्शनल मेरा काफी व्यस्त रहता है। अच्छा। ज्यादातर मेंबर ने ऑप्शनल ज्योग्राफी था और मेरा क्वेश्चन इंजीनियरिंग रहा है, तो दोनों चीजें एक ही साथ मर्ज हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने सवाल वहाँ से ज्यादा पूछे हैं। तो रिवर्स पे रहा था और सी केबल पे रहा है सवाल मेरा, और आरटीआई पे एक अलग अनएक्सपेक्टेड सवाल था। सर आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी वगैरह थी? मैंने कोचिंग की है। कोचिंग ली। अच्छा, कब ली थी कोचिंग, मतलब कितने साल? अब तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। हाँ, अब तो सेल्फ स्टडी चलती है, उसके बाद एक बार हो जाने के बाद। हाँ, सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी आप किस तरह से करते हैं, मतलब कहाँ से आपने आपका जो बेनिफिशियल क्या क्या चीजें रही, यूट्यूब वगैरह भी आपने पर उस सबसे भी देखा होगा, स्ट्रेटजी वगैरह उन सबसे समझी होंगी, ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह रहे होंगे, क्या कहेंगे इन सब के बारे में? ऑनलाइन रिसोर्सेज, न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, और यूट्यूब के कुछ चैनल भी है। अगर कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ देख सकते हैं, काफ़ी चैनल अवेलेबल हैं। और साथ में सबसे मेन चीज़ है कि अपने नोट्स प्रिपेयर करना, ताकि जब मेंस हो या कुछ भी हो तो उस टाइम पे कुछ टाइम में आप रिवाइज कर सको। स्ट्रेटजी वगैरह भी यूट्यूब से हम जैसे कर रहे हैं वो सब देखते होंगे, वो सब चीजें? हाँ, वो देखते रहते हैं। फायदा मिलता है उस सबसे? टॉपर्स से कुछ देखने से उनका आइडिया लगता है कि क्या चीज़ हमारी कमी है और क्या बेनिफिट हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटजी से अलग मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा आपके थ्रू ही, क्योंकि हम लोग जो कवर करते हैं और बहुत सारे लोग, आप बहुत सारे बेनिफिट लेते हैं इस सब चीजें का, क्योंकि हमारा ऐसा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं होता है, लेकिन उस सबसे बेनिफिट लेकर के लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई बेनिफिट तो ले लेते हैं, मान लो अब हमारा जो चैनल वगैरह है, लेकिन अपनी वो चीजें बताना नहीं चाहते दूसरे को। सामने वाला जो बच्चा जो यहाँ देख रहा है, बहुत सारे इंटरव्यूज जो दे रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे, तो मतलब बेनिफिट तो ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटजी वगैरह उन बच्चों को, दूर दराज के बच्चों को जो देखते हैं, स्टूडेंट जो देखते हैं, उनको बताना नहीं चाहते। क्या ये सही है उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं आप जैसे जो एक्चुअली में बता पाते हैं, क्योंकि इससे ये होता है सर, जब बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है तो उसको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर चाहिए होता है, लेकिन एक दूर दराज के गांव में बैठ करके उसके पास में आसपास कुछ नहीं होता है एक फोन के अलावा, उनको यही उनका रिसोर्सेज होता है एक्चुअली में, और यहीं से वो समझ पाते हैं कि नहीं वहां पर दिल्ली में ये चल रहा है, ये इंटरव्यू में ये पूछा जा रहा है। लेकिन जब यहाँ आकर के वो बच्चे जब जो देखते हैं, इंटरव्यू जो देते हैं, यहाँ इस सब से बेनिफिट ले लेते हैं यूट्यूब से, और लेकिन जब उनका यहाँ आकर के जब हम उनसे पूछते हैं तो क्लियरली मतलब इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि क्या ही बताऊं मैं। ये बहुत मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है इन सब, क्योंकि आप बेनिफिट ले रहे हैं और आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो आकर के सामने आकर के बोलते हैं इन सब चीजों को। नहीं, मुझे लगता है कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग इस वजह से शायद नहीं बताते हो क्योंकि उनकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी होती है। सडनली अगर वो पूरी स्ट्रेटजी खोल देंगे तो हो सकता है नया जो बच्चा आ रहा है वो डर जाए, तो इसलिए वो शायद इस वे में शायद ना बताते हो। नहीं, बाकी चलिए ठीक है, सबका अपना अपना मानना होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि भाई अब मान लो मैं समाज के रिसोर्सेज का मैं फायदा ले रहा हूँ, तो मुझे समाज को देना चाहिए। क्या कहते हो? ये सबका मतलब कर्तव्य बनता है कि समाज को सब दें। देना, वही वही वही। और क्योंकि हमारी, आप इथिक्स पढ़ के आते हैं, हमने भी इथिक्स पढ़ा है, चीजों को अच्छे से देखा है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है। इथिक्स भी यही कहती है कि आप समाज से, आईआईटीज वगैरह होते हैं, आईआईएम वगैरह होते हैं, उन सब चीजों में नहीं क्या कहते हैं? सिविल सर्विसेज का रोल ही यही है कि सिविल सर्विस में जाए क्यों, इसलिए रहे ताकि जो हमने लिया है, जो हमने गेन किया है, उसको हम रिटर्न कर सके। ओके सर, ये तो थोड़ा सा पर्सनल सी चीजें हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी पर आऊंगा। क्या स्ट्रेटजी रही आपकी प्रीलिम्स की, ताकि आप बच्चे जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा पता लगे कि हाँ भाई अगर ऐसे करेंगे, सर ने ऐसे किया है तो हम लोग क्रैक कर सकते हैं और हम भी अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। बेसिकली अपनी जो एनसीईआरटी है या स्टैंडर्ड बुक है उसको एक और ढंग से रिवाइज करना है। 2-3 बार 3 बार जितना हो सके रिवाइज करें, उनको शॉर्ट नोट बना के रखें और क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है।
अच्छा अच्छा। प्रीलिम्स और में ज्यादा से ज्यादा यही है, और मेंस में भी मैं कहूँगा जितना प्रैक्टिस हो वो ज्यादा बेटर है। ओके सर, पीवाईक्यूज वगैरह कितने बेनिफिट रहते हैं, कितने बेनिफिशियल रहते हैं, और पीवाईक्यूज को कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पीवाईक्यू मेन काम है उनका कि हमको आइडिया लगाना कि पेपर किस तरह से पैटर्न चल रहा है, और दूसरा कॉन्फिडेंस भी उनसे बिल्डअप होता है। अगर हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं यूपीएससी क्या पूछ रही है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, जिसकी कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में हम कॉन्फिडेंस में 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही कर सकते हैं। अच्छा ओके सर, एंड मैं आऊंगा सर थोड़ा सा मॉक टेस्ट के बारे में और जानना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट वगैरह अगर देने चाहिए तो कितने देने चाहिए, किस तरह से उसका फायदा लिया जा सकता है। ये सबका पर्सनल है। अगर मॉक टेस्ट की बोली जाए तो कुछ लोग 30-40 भी देते हैं, कुछ लोग 5-10 भी देते हैं। वो पर्सनली किस तरह से गेन कर पा रहे हैं उन पर डिपेंड करेगा। सर आपने जब बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ों को, बेसिक किताब वगैरह पढ़ी होंगी, तो एनसीईआरटीज उसमें मुझे लगता है सबसे पहले नंबर प्रेफरेंस आता है बेसिक क्लियर करने के लिए। तो एनसीईआरटीज को क्या लगातार एनसीईआरटीज को पढ़ते रहना चाहिए, या फिर एक बार बेसिक पढ़ने के बाद में, उसको क्लियर करने के बाद में बेसिक को स्टैंडर्ड बुक्स पर आ जाना चाहिए, या उसको एक रामबाण की तरह, गीता की तरह एनसीईआरटीज को रिवीजन करते रहना चाहिए। एनसीईआरटी जरूरी है पर सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्रक्स है उसको निकाल के एक बार रखना पड़ेगा, साथ में स्टैंडर्ड बुक दोनों साथ में चलानी है। और वैल्यू एडिशन के लिए क्या किया जाए, आपने क्या किया था। वैल्यू एडिशन स्टैंडर्ड बुक है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ते हैं उससे जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो वैल्यू काफी वैल्यू एडिशन है। क्या करंट अफेयर का वेटेज पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में कम हुआ है क्या स्टैटिक के कंपैरिजन। कम नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन भी आता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर बेस्ड ही रहता है, और प्लस करंट अफेयर के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मतलब करंट अफेयर को बराबर लेकर के चलना होगा, और उसके लिए मैगजीन वगैरह पढ़नी चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर से कवर करना चाहिए, या कुछ और तरीका है आपका। न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन दोनों चल सकते हैं। कि कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर में हमको कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर नहीं मिलती, वही अगर कहीं मैगजीन मिल जाती है तो उनमें एक कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर मिल जाती है, पूरा डेटा मिल जाता है एक साथ में, तो वो टाइम सेविंग का काम करती है। सर आपने चूंकि हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दिया है, तो मुझे लगता है आप इस चीज़ को अच्छे से बता भी पाएंगे। हालांकि आपने इंग्लिश मीडियम में तैयारी करी है, लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूँगा आपसे इस बारे में कि हिंदी वालों के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ने का जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं, हिंदी में वैसे नहीं है, तो हिंदी वाले कहाँ से कवर करें, एडिटोरियल वगैरह पढ़ें या ना पढ़ें, या फिर किसी मैगजीन को कवर करें, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, और क्या उनको अपना जो है किस तरह से गाइड करेंगे। हमारे दैनिक जागरण और जनसत्ता के हिंदी के न्यूज़पेपर आते हैं, जिनके एडिटोरियल मैंने पढ़े हैं, कुछ अच्छे हैं लेवल के, तो उनको पढ़ सकते हैं। बाकी मैगजीन तो सबकी आजकल ट्रांसलेट होकर हिंदी में आ रही है सारी। तो मतलब जो आप कह रहे हैं जनसत्ता और दैनिक जागरण, इनको पढ़ करके थोड़ा बहुत उससे नॉलेज गेन की जा सकती है एग्जाम लेवल पर, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जैसे एडिटोरियल इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके सर, आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा बात करूं तो क्या अप्रोच रहती है आपकी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक तो स्टार्टिंग में देखा गया है कि लोग आंसर राइटिंग करने से डरते हैं, तो बेसिकली हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि हम कैसा लिख रहे हैं आंसर। एक बार लिखेंगे, फिर खुद से उसको पढ़ेंगे, खुद से इंप्रूवमेंट आता है, समझते हैं कि हाँ हमारे क्या हम गड़बड़ की है, क्या और एवेल्युएशन होना चाहिए था। साथ में अगर किसी को लग रहा है कि मेरा अभी नहीं हो रहा तो कोई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, तो वहाँ से कुछ वैल्यू एडिशन अगर मिलता है तो हेल्पफुल रहेगा। क्या डेली आंसर लिखना चाहिए, या फिर अपने कंटेंट के हिसाब से, या जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उस तरह से करना चाहिए आंसर राइटिंग। ये मैं कहूँगा पर्सनल चीज़ है, क्योंकि किसको किस हिसाब से सूट कर रही है, वो कुछ डेली हिसाब से भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि मेंस के टाइम ही लिखते हैं, तो पर्सनल। और आंसर राइटिंग में एक बढ़िया नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली रैंक उसी से बनेगी आपकी मेन से ही, तो आंसर, एक बढ़िया आंसर किस तरह लिखा जाएगा, ताकि उसमें मतलब उसमें क्या पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्मेट में, डायग्राम वगैरह डालने चाहिए, किस तरह से करना चाहिए उन सबको। आजकल ये है कि कंपटीशन का ज़माना है, आंसर जितना डाइवर्सिफाई हो, जितने वैल्यू एडिशन पॉइंट हो, वो ज़्यादा बेटर है। पॉइंट फॉर्म में लिखने का फायदा ये होता है कि हम कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिख सकते हैं। सर एक और चीज मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि जो एक बच्चा गांव में बैठा हुआ है, वो दिल्ली नहीं आ सकता, उसके पास में कोई कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो उसको मान लो उसने सोच लिया कि भाई मुझे तैयारी करनी है, सारा कुछ उसने डिसाइड कर लिया, सब कुछ उसकी क्लियर हो गया, लेकिन कहाँ कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा उसका ये रहता है कि कहाँ से तैयारी की जाए। उसको ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से करें, कि क्या पीवाईक्यू उठाएं, या सिलेबस का कोई किताब उठाएं, या सिलेबस देखें, क्या करें वो। सबसे पहले तो सिलेबस ही है कि कम से कम एक आइडिया, ब्रॉड आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमको अगर छोटी छोटी चीज़ें समझनी है कि कौन सी चीज़ किस डेप्थ में जा रही है, तो पीवाईक्यू हेल्पफुल रहेंगे। और बाकी मॉक टेस्ट है जो प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और बाकी स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी है एनसीईआरटी के साथ में। एनसीईआरटी के साथ। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट के लिए। एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए जी, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और अगर कंटिन्यूस लगे रहते हैं तो हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करेंगे अब की बार आपका ये अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट हो, और आपकी डिजायर रैंक जो आप चाहते हैं वो रैंक मिले, और ऑब्वियसली बहुत बहुत शुभकामनाएं।